और इसी तरह मई का महीना आखिरकार समाप्त हो गया। लक्ष्य के लिए मई बहुत ही संतोषजनक महीना था। उसने सफलतापूर्वक भारी मशीनें, तेल और रबर का उत्पादन शुरू कर लिया था। अंत में उसे महसूस हुआ कि वो अपने मिशन में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज जून की पहली तारीख थी। हालांकि सांता खुद व्यक्तिगत रूप से नहीं आया था, लेकिन उसने अपने अधीनस्थों के जरिए 4,619 लोगों को बंजरपुर भेजा। इस समूह में भी 0 से 14 वर्ष के 254 बच्चे, 413 स्वयंसेवक सैनिक और 16 बुजुर्ग शामिल थे। अब लक्ष्य के पास 3,936 सक्षम मजदूर बचे थे। उसने इनमें से 536 लोगों को चुना और उन्हें रसोइया यानी कुक्स नियुक्त किया। उन्हें बंजरपुर के हर क्षेत्र में तैनात किया गया, स्कूल से लेकर उद्योगों तक, सेना से लेकर महल तक। लक्ष्य ने खनिज अयस्कों के बदले सांता के आदमियों से 4,19,000 सोने के सिक्के कमाए और साथ ही खेती के लिए नए बीज भी खरीदे। इस बार लक्ष्य बीजों को देखकर बहुत खुश था। बोरियों में कोको बीन्स और गन्ने के बीज भी थे। बेहतरीन, अब वो जल्द ही चॉकलेट और चीनी बना पाएगा। मसाले और तेल का निर्माण। अब समय था मसाले, सीजनिंग, खाना पकाने का तेल और सिरका बनाने का। खाद्य उद्योग को दिए गए 1,000 मजदूरों में से लक्ष्य ने काम को 5 विभागों में बांटा। विभाग 1 खेत 300 मजदूर, विभाग 2 भंडारण और वितरण 100 मजदूर, विभाग 3 मसाला निर्माण 200 मजदूर, विभाग 4 खाद्य तेल 200 मजदूर, विभाग 5 सिरका 200 मजदूर। लक्ष्य ने मजदूरों को सुरक्षा उपकरण पहनाया, रबर बैंड, दस्ताने, सुरक्षा जूते, मास्क, चश्मा और साफ एप्रन पहनाकर काम शुरू करवाया। उन्होंने मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज और हल्दी को छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया। फिर उन्हें विशाल औद्योगिक अवन की परतों में सुखाने के लिए रख दिया गया। महाराज, तो एक जत्थे को धीमी आंच में सूखने में 2 दिन लगेंगे? मुख्य किसान लखन ने लक्ष्य द्वारा दिए गए दस्तावेजों को पढ़ते हुए पूछा। सही कहा, 3 दिन बाद तुम और मजदूर इस प्रक्रिया को जारी रखोगे और विभिन्न प्रकार के मसाले और तेल बनाओगे। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। निश्चिंत रहे महाराज, ये काम हो जाएगा, लखन ने गर्व से सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, महाराज, मेरा एक सवाल है, क्या आप पूरी तरह से खाने से बना घर बनाना जानते हैं? लक्ष्य दंग रह गया। उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। लखन एक सीधा साधा आदमी था जिसका सपना था कि वो मक्का, ब्रेड और शहद से बनी झोपड़ी में रहे और पानी की जगह वाइन पिए। वो एक ऐसा किसान था जो बस खेती और स्वाद के बारे में सोचता था। लक्ष्य ने अपने उत्साही ओवरसियर को देखा और लंबी सांस ली। उसके सारे ओवरसियर तिवारी, लखन, लोकनाथ ऐसे ही क्यों थे? खैर, लालची होने से तो ये बेहतर ही था। लक्ष्य खुद भी अपने खाने में मसालों का इंतजार कर रहा था। इस युग का खाना उसके लिए बेस्वाद और उबाऊ था। सिर्फ मिर्च, कुछ पत्तियां और नमक। तेल इतना महंगा था कि लोग खाना उबालकर या आग पर भूनकर खाते थे, जो किसी चुड़ैल के काढ़े जैसा दिखता था। कोई केचप नहीं, कोई मेयोनीज नहीं, कोई मसाले नहीं। ये भी क्या जिंदगी थी? उसे बर्गर, फ्राइज और रसीले स्टेक की याद आ रही थी। शिक्षकों का सम्मेलन। लक्ष्य अपनी मां कमला, लक्ष्मी, ग्रेस और बारी की मां विनी के साथ साथ 6 अन्य शिक्षकों के साथ बैठा था। चूंकि आंटी विनी को गणित का ज्ञान था, उन्होंने पढ़ाने के लिए स्वयंसेवक होकर हाथ बढ़ाया। आज आंटी विनी और मां कमला ने अलग अलग कक्षाओं में गणित पढ़ाया। विनी बहुत उत्साहित थीं। महाराज, वो ब्लैक बोर्ड वाला तरीका कमाल का था। सबसे पीछे बैठा छात्र भी देख सकता था कि मैं क्या लिख रही हूं। पढ़ाना वाकई रोमांचक है। सभी हंसने लगे। मां कमला और विनी अपनी कक्षाओं के मजेदार किस्से सुनाने लगीं। लक्ष्मी और ग्रेस भी उत्सुकता से उनकी बातें सुन रही थीं। लक्ष्य ने उन सभी महिलाओं को हंसते और अपनी कहानियां साझा करते हुए देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। एक अनाथ से लेकर एक प्यार करने वाले परिवार के साथ खड़े व्यक्ति का सफर। अब उसे समझ आया कि कामयाबी का असली मतलब क्या होता है। शून्य से शुरुआत की थी और अब हम यहाँ हैं, लक्ष्य ने संतोष के साथ सोचा। वर्तमान में बंजरपुर के पास भारी निर्माण मशीनों का एक विशाल बेड़ा तैयार हो चुका था। 6,000 मजदूरों के दिन रात काम करने के बाद बंजरपुर के पास अब 388 अलग अलग मशीनें उपयोग के लिए तैयार थीं। फिलहाल लक्ष्य प्रताप इस संख्या से संतुष्ट था। निर्माण और खनन के लिए 26 बुलडोजर और 14 ट्रैक टाइप बुलडोजर, 43 खुदाई करने वाली मशीनें, ट्रेंचर सहित 40 डंप ट्रक और 14 रोड ग्रेडर, 16 स्क्रेपर्स, 13 फोर्कलिफ्ट्स और 2 क्रेन, 37 पाइप बिछाने वाले वाहन और 29 रोड पेवर, 7 सड़कों की सफाई करने वाली मशीनें, लकड़ी काटने के लिए 12 फेलर बंचर और 7 व्हील फॉरवर्डर, कृषि के लिए 11 हार्वेस्टर, 15 फार्म ट्रक और 9 प्लांटर, 10 बेलर, 16 रीपर और 8 स्प्रेयर।
लक्ष्य ने खेती की मशीनें इसलिए बनाई थीं क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सर्दी के मौसम में मजदूरों को कड़ाके की ठंड में हाथों से फसल काटनी पड़े। बंजरपुर की कृषि भूमि बहुत विशाल थी और सर्दी में मजदूरों का बाहर हाथ से काम करना गलत होता। इसीलिए उसने ऐसी मशीनें बनाईं जो एक ही चक्कर में 24 क्यारियों पर काम कर सकें। यही सोच खदानों के लिए भी थी। सर्दियों में वे कुल्हाड़ियों के बजाय मशीनों का उपयोग करेंगे। ये सभी विभागों के लिए थीं, इसीलिए लक्ष्य ने जून का पूरा महीना ड्राइविंग क्लास के लिए समर्पित करने का फैसला किया। ड्राइविंग स्कूल, बंजरपुर स्टाइल। लक्ष्य ने दिन में 2 सत्र पढ़ाने का कार्यक्रम बनाया। क्योंकि मजदूरों को अपनी गणित और भाषा की कक्षाएं भी लेनी होती थीं, इसीलिए ड्राइविंग क्लास वैकल्पिक रखी गई थी। लक्ष्य ने कुल 9 प्रशिक्षक नियुक्त किए, जिनमें वो खुद और विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षक शामिल थे। प्रतिदिन कुल 18 ड्राइविंग कक्षाएं संचालित होती थीं। नियम सरल था। 1. पर्यवेक्षक केवल अपने विभाग की मशीनों को चलाना सिखाएंगे, जैसे कि कीमिया विभाग के पर्यवेक्षक ट्रक चलाना सिखाएंगे, न कि रोड पेवर। लक्ष्य प्रताप सभी विभागों को बारी बारी से सिखाएगा, एक दिन निर्माण, एक दिन खेती आदि। रैंडी का पहला अनुभव। रैंडी, जो करुणा से आया एक पूर्व गुलाम था, बंजरपुर में हो रहे चमत्कारों से दंग था। उसने यहां आकर रसायन विज्ञान सीखा और नाप तौल करना भी जाना। आज उसकी बंजरपुर बुलडोजर A23 की पहली ड्राइविंग क्लास थी। इन सभी मशीनों को पीले रंग से रंगा गया था और उन पर गर्व से बंजरपुर लिखा हुआ था। रैंडी बड़ी मशीन के केबिन में कूदा और लक्ष्य के बताए अनुसार सीट बेल्ट लगाई। उसने चाबी घुमाई, पी। केबिन के अंदर से एक हल्की आवाज आई। रैंडी उत्साहित हो गया। लक्ष्य ने बताया था कि इंजन को शुरू होने में थोड़ा समय लगता है, 30 सेकंड। उसने अपना ईंधन टैंक देखा। लक्ष्य ने सख्त निर्देश दिए थे कि ईंधन कभी भी 30% से कम नहीं होना चाहिए। रैंडी के दोनों ओर 2 गियर जॉयस्टिक थे और बहुत सारे बटन थे। लक्ष्य ने सभी मशीनों को सुरक्षित दूरी पर खड़ा किया था। रैंडी ने दाहिनी जॉयस्टिक को आगे की ओर धकेला। वर्र, ये चल रहा है, ये चल रहा है, उसने मन ही मन सोचा। उसने कुशलता से मशीन को एक बैरल के चारों ओर घुमाया और मिट्टी के ढेर को समतल करना शुरू किया। जब सत्र समाप्त हुआ तो मजदूर वापस नहीं जाना चाहते थे। उनके लिए यह अनुभव वैसा ही था जैसे किसी को सीधे स्पोर्ट्स कार या लैम्बोर्गिनी चलाने को मिल गई हो। रैंडी ने अपनी मशीन को प्यार से देखा और अगली क्लास के लिए तुरंत अपना नाम लिखवाने का फैसला किया। उसने मन ही मन उस बी बुल A23 को अपना बच्चा यानी बेबी कहना शुरू कर दिया था। आह, मुझे अगली क्लास के लिए रजिस्टर करना ही होगा। मेरे बच्चे, मेरा इंतजार करना। अगला भाग। क्या बंजरपुर के सभी मजदूर कुशलता से मशीनें चलाना सीख पाएंगे? और लक्ष्य का ये सीमेंट और निर्माण मिशन इस नई शक्ति के साथ कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा? क्या मैं इसी तरह शब्द दर शब्द कहानी जारी रखूं? एक 20 वर्षीय सुंदर युवक अपने निजी कक्ष में बैठा था और अपने अधीनस्थों द्वारा भेजे गए पत्रों को पढ़ रहा था। उस व्यक्ति की नीली आंखें, काले बाल और तराशा हुआ जबड़ा था। ये व्यक्ति विलियम बार्नस्टीन था, जिसे दुनिया परछाई राजकुमार के नाम से जानती थी। उसकी मां मोना फेरिस एक बहुत ही देखभाल करने वाली महिला थीं, जिन्होंने उसे ढेर सारा प्यार दिया था। मोना कभी फेरिस के कुलीन परिवार से ताल्लुक रखती थीं। दरअसल उनकी सगाई उस समय के राजा के छोटे भाई से हुई थी। वे ओडिन बान से गहरा प्रेम करती थीं। ओडिन उस समय के दूसरे राजकुमार थे और अपने पिता द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी भी। वे अपनी प्रजा की सच्ची परवाह करते थे और अपने अन्य भाइयों की तरह सत्ता के भूखे नहीं थे। दयालु होना एक अच्छा गुण है, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं। एक दिन जब मोना अपने प्रेमी से मिलने आई तो उन्होंने देखा कि ओडिन खून से लथपथ पड़े थे। कमरे में 3 आदमी हाथों में खंजर लिए खड़े थे। वह वर्तमान राजा एलेक बान था और उसके 2 अधीनस्थ। मोना तुरंत उन्हें धक्का देकर ओडिन की ओर दौड़ी। उनके लिए यह सोचना भी नामुमकिन था कि कोई अपने ही खून का कत्ल कैसे कर सकता है। राजा एलेक हमेशा से मोना पर बुरी नज़र रखता था, इसलिए उसने अपने गार्डों को पहरा देने के लिए कहा और मोना के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। मोना अपनी पूरी ताकत से लड़ी और उस संघर्ष के बीच एलेक ने गुस्से में आकर खंजर से उनके चेहरे पर वार कर दिया। उसने उनके चेहरे पर एक्स के आकार की 2 लंबी लकीरें बना दी। तभी दरवाज़ा अचानक खुला और मोना के निजी गार्डों ने उन्हें एलेक के चंगुल से छुड़ा लिया। उन्होंने एलेक को बेहोश कर दिया और अपनी मालकिन की ओर दौड़े। सौभाग्य से मोना के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। उन्होंने ओडिन के शरीर को देखा और महसूस किया कि वे अभी भी सांस ले रहे हैं। वे जिंदा थे। गार्ड तुरंत उनके शरीर को उठाकर वहां से भाग निकले। फेरिस हवेली पहुंचते ही मोना के माता पिता ने उन्हें, उनके सभी भाई बहनों और उनके परिवारों को सुरक्षित छिपने के लिए भेज दिया। वे उसी रात भाग निकले और 4.5 महीने की यात्रा के बाद अपने गुप्त अड्डे पर पहुंचे।
साथ ही मोना के माता पिता ने सभी गुलामों और नौकरों को आज़ाद कर दिया और खुद अपने निजी कक्ष में शांत बैठ गए। मोना जानती थीं कि ये आखिरी बार था जब वे अपने माता पिता को देख रही थीं। अगले दिन पूरे साम्राज्य में हड़कंप मच गया। ये अफवाह फैला दी गई कि मोना ने ओडिन की हत्या कर दी और रात के अंधेरे में उनकी लाश के साथ फरार हो गई। लोगों ने इस पर यकीन इसलिए किया क्योंकि मोना, उनके भाई बहन और सभी गार्ड कहीं नहीं मिले। लोगों को और भी हैरानी तब हुई जब वर्तमान राजा ऑगस्टस बान की भी उसी रात रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। मोना के माता पिता को पकड़ लिया गया और नागरिकों के सामने जिंदा जला दिया गया। उन पर दोनों मौतों का आरोप लगाया गया और उन्हें सुनवाई का मौका तक नहीं दिया गया। 2 दिन बाद एलेक बान ने आर्यावर्त के राजा के रूप में सिंहासन संभाल लिया। इसके साथ ही फेरिस परिवार का नामो निशान मिट गया। 5 महीने बाद मोना को अपने माता पिता और ससुर राजा ऑगस्टस की मौत की खबर मिली। उन्होंने कसम खाई कि वे उस दरिंदे से अपने अपनों की मौत का बदला जरूर लेंगी। लेकिन पिछले 2 महीनों से वे बीमार महसूस कर रही थीं और उन्हें लगातार उल्टियां हो रही थीं। उनके भाइयों की पत्नियों ने कहा कि ये गर्भावस्था हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। उन्हें लगा कि ये शायद उन पर हुए मानसिक आघात के कारण है। ओडिन और मोना केवल एक बार साथ रहे थे। उन्हें लगा कि सिर्फ एक बार में बच्चा कैसे हो सकता है। लेकिन 7 महीने बाद जब उन्होंने अपना बढ़ा हुआ पेट देखा तो वे लाचार महसूस करने लगीं। ओडिन अभी भी इलाज चल रहा था और वे बहुत कमजोर थे। मोना ने तय किया कि वे अपने बच्चे को दुनिया के सारे प्यार के साथ पालेंगी। उन्हें बच्चे और ओडिन दोनों के लिए मजबूत बनना था। जब विलियम का जन्म हुआ तो मोना उसे देखकर रो पड़ी। वे बिल्कुल उनके स्वर्गीय पिता जैसे दिखते थे और जब वह मुस्कुराता या हंसता तो वह स्वर्गीय दादा ऑगस्टस की छवि लगता था। उन्होंने अपने प्यारे पिता की याद में उसका नाम विलियम रखा और बानस्टीन, ताकि उसे याद रहे कि वह महान बान वंश से है, और स्टीन शब्द उसे छिपाने के लिए था, ताकि अगर वह कभी शहर में घूमे भी तो किसी को उसके नाम पर शक न हो। छोटा विलियम अपने कई चाचाओं, पिता, माँ और कुछ नौकरानियों के साथ एक प्यार भरे वातावरण में बढ़ा हुआ। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। माँ के चेहरे पर ये निशान किसने दिए? माँ अक्सर ऑगस्टस नाम के व्यक्ति का जिक्र क्यों करती हैं? वे हमेशा छिपकर क्यों रहते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पिता को गंभीर रूप से घायल करने का जिम्मेदार कौन था? जब वह 12 साल का हुआ तो उसने अपने चाचाओं को उनके पतीत के बारे में बातें करते सुना और कड़ियों को जोड़ लिया। अब उसे अपनी माँ के लिए वाकई बुरा लगा और उसने कसम खाई कि वह अपने उस कमीने चाचा एलेक को सबक सिखाएगा। वह अपनी तलवारबाजी में और भी सतर्क हो गया और सैन्य शास्त्र सीखने के लिए उत्सुक रहने लगा। जब वह 15 साल का हुआ तो वह अपने माता पिता और चाचाओं के पास गया और सच बताने की विनती की। ओडिन, मोना और उनके भाई विलियम की खातिर बदला लेने का विचार बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। ये बोझ विलियम के अकेले उठाने के लिए बहुत बड़ा था। वे वर्तमान राजा के बारे में बात कर रहे थे, उसे मारना आसान नहीं था। पिताजी, माँ, मैं ये काम करूंगा चाहे आप चाहें या नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सब और हर कोई आज़ाद हो। मैं चाहता हूं कि आप बिना भेष बदले या बिना छिपे बाहर घूम सके। मैं जानता हूं कि आपने मेरी खातिर बदला लेना छोड़ दिया, लेकिन अगर मैं वाकई इस परिवार का हिस्सा हूं तो मुझे एक मर्द की तरह अपने बोझ को शामिल करने की अनुमति दें। मैं असफल नहीं होऊंगा। ओडिन, मोना और उनके भाई स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, हमारा युवा राजकुमार आखिरकार बड़ा हो गया है। ओडिन और मोना जानते थे कि वे उसे मना नहीं कर सकते। वे कभी नहीं चाहते थे कि वह खून खराबे के रास्ते पर जाए, लेकिन वे यह भी जानते थे कि जीवन भर छिपकर रहना मुमकिन नहीं है। या तो आप अपने दुश्मनों तक जंग लेकर जाते हैं या दुश्मन आपके पास आ जाते हैं। सब ओडिन के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगे। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और मैं तुम्हें उस रास्ते को चुनने की अनुमति दूंगा जिस पर तुम चलना चाहते हो, लेकिन चाहे रास्ता कोई भी हो, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम कभी भी बिना किसी योजना या बिना लापरवाही के काम नहीं करोगे। अगर तुम हमारे मिशन में मदद करना चुनते हो तो मेरी भी तुमसे एक विनती है। ओडिन ने कहा। क्या है पिताजी? विलियम ने पूछा। जब भी तुम इस अड्डे से बाहर जाओगे तुम्हें हमेशा अपना मुख ढकना होगा, चाहे तुम किसी के भी साथ क्यों ना हो। तुम्हें हमेशा एक मुखौटा पहनना होगा। गुप्त अड्डा। विलियम के कक्ष का दरवाजा खुला और उसके पिता, माँ और चाचा अंदर आए। कैसा रहा छोटे विली? कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक तो हो? क्या मैंने तुम्हें कभी बिना सोचे समझे कुछ भी करने को मना नहीं किया है? मोना ने घबराते हुए उसकी ओर भागते हुए कहा। मोना, विलियम अब एक मर्द है, उसे अपनी चुनौतियों का सामना खुद करना सीखना चाहिए, चाचा मुरेल ने कहा। लेकिन इस बार का मिशन मुश्किल था। क्या होता अगर वो पकड़ा जाता? मोना ने अपने बेटे के पास बैठते हुए कहा। वो नहीं पकड़ा जाएगा,
छोटे विली का शिकार करना आसान नहीं है। उसकी बुद्धि और कौशल के साथ किसी के लिए भी उसे ढूंढना या जाल में फंसाना बेहद मुश्किल होगा, चाचा पोविन ने कहा। प्रिय, बच्चा बड़ा हो गया है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे बेटे को हरा सके, ओडिन ने विलियम के बालों को सहलाते हुए कहा। विलियम ने अपनी अत्यधिक सुरक्षात्मक माँ की ओर देखा और मुस्कुराया। माँ, मैं ठीक हूं, क्या आप भूल नहीं है कि मैं कौन हूं? उन्हें मुझे ढूंढने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत होगी। सही कहा छोटी बहन, चूंकि इस लड़के को हमने प्रशिक्षित किया है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि इस समय कोई भी उसे ढूंढ पाए, चाचा मुरेल ने आगे कहा। मोना ने अपने पति, अपने बड़े भाइयों और अपने बेटे की ओर देखा जो उसकी चिंताओं को कम करने की कोशिश कर रहे थे। वो जानती थी कि वो जो कह रहे थे वो सच था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को इतने कठिन मिशनों पर भेजने में सहज नहीं थी। मोना ने शांत होने का और वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। पिछले 1 महीने से नागेंद्र सुरक्षा कवच उसके बेटे की हर चाल पर नजर रखने और उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय पहले उसने विलियम को ढूंढने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारणवश उसने अपनी खोज रोक दी थी। अब वो उसी लक्ष्य के साथ फिर से सामने आया था। पूरे साम्राज्य में फैले अपने जासूसों की मदद से मोना आखिरकार ये पता लगाने में सफल हो गई थी कि नागेंद्र कौन है और वो वास्तव में किसके लिए काम कर रहा है। मोना जानती थी कि विलियम सिंहासन पर बैठना चाहता है ताकि वो और उसका परिवार आज़ाद हो सके। उसे पता था कि राजा एलेक का सिर उसका बेटा ही लेगा, लेकिन राजा एलेक के बच्चों के बारे में उसे जो जानकारी मिली वो चौंकाने वाली थी। उन सभी को अपना पिता मरा हुआ चाहिए था। कर्मा भी क्या चीज़ है, उसने जो भी गलत काम किए थे उसी के लायक था। राजा का इकलौता बेटा जिसे साम्राज्य की कोई परवाह नहीं थी, वो था उसका सबसे छोटा बेटा लक्ष्य प्रताप। पहले तो मोना को लगा कि शायद लक्ष्य खुद को बहुत अच्छे से छिपा रहा है, लेकिन लक्ष्य की जानकारी को ठीक से पढ़ने के बाद वो लक्ष्य, पुराने लक्ष्य और माँ कमला की सोच को समझ गई थी। उसने पाया कि वो दोनों राजधानी से दूर एक शांत और शांतिपूर्ण जीवन चाहते थे। हालांकि उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था, लेकिन उनके मन में शाही परिवार के लिए कभी गहरी नफरत नहीं थी, इसलिए वो राजपद लेने में रुचि नहीं रखते थे। मोना लक्ष्य को एक शासक के रूप में बिल्कुल नहीं देख सकती थी। वर्षों तक जब वे राजधानी में थे, मोना अपने जासूसों को महल में भेजती रही थी। यहाँ तक कि एक दासी ने पुराने लक्ष्य से पूछा भी था कि वो वास्तव में क्या चाहता है, और लक्ष्य का एकमात्र जवाब था राजधानी से दूर एक शांतिपूर्ण जीवन। वो बच्चा बस अपनी माँ की सुरक्षित जगह पर देखभाल करना चाहता था। खुद को तसल्ली करने के लिए उसने एक साधारण रसोइये का भेष बदला और सभी बच्चों का निरीक्षण करने के लिए महल में घुस गई। जैसा कि लोगों ने कहा था, उसे किसी राजपद की परवाह नहीं थी और उसके मन में किसी के लिए नफरत भी नहीं थी। जब उसने कमला को देखा तो उसे अपने अतीत की याद आ गई। जब मोना और उसके जासूस महल में थे तो वे आसानी से जान गई थे कि कौन से बच्चे क्रूर हैं और कौन विलियम के लिए खतरा बन सकते हैं। अंत में जब लक्ष्य 15 साल का हुआ तो उसके जासूसों ने बताया कि उसे नोलाट विस्प नाम का जहर दिया गया है। वो जानती थी कि वो बच्चा मर जाएगा क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए उसने उस पर नजर रखना बंद कर दिया। उसने सोचा कि उसके बचे हुए दिन शांति से बीतने चाहिए। वैसे भी अपने जासूसों को बंजरपुर भेजना बहुत झंझट का काम था। मोना के जासूस दक्षिण पश्चिम और मध्य आर्यवर्त में ही थे। उसका अड्डा पश्चिम में था, जबकि बंजरपुर पूर्व में। अच्छे मौसम में वहां पहुंचने में 8 महीने और खराब मौसम में 1 साल से ज्यादा का समय लगता था, और उन्हें राजधानी में शाही परिवार की निगरानी के लिए ज्यादा आदमियों की जरूरत थी। राजकुमारों को दिए गए सभी शहर या तो दक्षिण में थे या मध्य आर्यवर्त में। दक्षिण क्षेत्र डेफरिस की सीमा के करीब था ताकि युद्ध की स्थिति में राजकुमार वहां जाकर लड़ सकें। अब उसे एहसास हुआ कि राजकुमार एली ने नागेंद्र के जरिए विलियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। सत्यानाश हो। मजेदार बात यह थी कि एली ने विलियम के बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं की थी। इसके बजाय उसने विलियम की पहचान को छिपाए रखा था। नागेंद्र के एक आदमी को तड़पाने के बाद मोना को पता चला कि छोटा राजकुमार यानी एली विलियम को चुपके से मारना चाहता था ताकि किसी को उसके अस्तित्व के बारे में पता न चले। उसे विलियम से खतरा महसूस हो रहा था। चूंकि वो उसे मारना चाहता था, इसलिए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी, लेकिन वो उसे अभी नहीं मारना चाहती थी। चूंकि एली और उसके भाई बहन एक दूसरे को और राजा एलेक को मारने की योजना बना रहे थे, इसलिए उसने अपने गुप्त ठिकाने से इस खेल को देखने का फैसला किया। वो जानती थी कि उस कमीने राजा के मरने में अब बस कुछ ही समय बाकी था। वो वास्तव में वहां मौजूद रहकर उसे गिरते हुए देखना चाहती थी। वो ऑगस्टस, अपने माता पिता, अपने बेटे और अपने भाइयों के लिए उसके मुंह पर थूकना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसका एक भी जल्दबाजी वाला कदम उसके अपनों के भविष्य को बर्बाद कर सकता है। अभी वो बस धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी कि कौन फिनिश लाइन तक पहुंचता है। जो कोई भी होगा, अगर उसने विलियम के लिए सिंहासन नहीं छोड़ा तो उसे मरना होगा। ऑगस्टस को अपने भाई के व्यवहार से बहुत दुख हुआ था। उसने हमेशा अपने भाई से प्यार किया था और सोचा था कि उसका भाई भी उसे प्यार करता है। उसे उस धोखे का अंदाजा भी नहीं था, और सबसे ऊपर एलेक की अपने पिता तक को मारने की हिम्मत हुई। वो अपने पिता को कैसे मार सकता था? उनके पिता ने साम्राज्य के लिए कड़ी मेहनत की थी और उन्हें एक निष्पक्ष राजा माना जाता था।
ऑगस्टस का बदला उसके पिता, उसकी पत्नी और उसके परिवार के लिए था। विलियम को मुखौटा पहनने का कारण यह था कि वो बिल्कुल ऑगस्टस जैसा दिखता था। वो एक बार्न जैसा दिखता था। कोई भी उसे देखकर उसकी पहचान का अंदाजा लगा सकता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिन्होंने उसे देखा उन्होंने उसे एलेक बार्न का नाजायज बेटा समझा। क्या उस कमीने ने चारा निगल लिया है? ओडिन ने पूछा। बिल्कुल, हमें मिली जानकारी के अनुसार नागेंद्र इस समय बिनकोंग शहर की ओर जा रहा है, चाचा पोविन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत अच्छा, सच में वो एक बड़े तालाब की छोटी मछली है। अब समय था रसायन उद्योग की ओर बढ़ने का। ये जून के दूसरे सप्ताह का मध्य था। जून की पहली तारीख को लक्ष्य प्रताप ने कीमिया विभाग को अपने दम पर पूरा करने के लिए कई कार्य सौंपे थे। आज उन उत्पादों के निरीक्षण की समय सीमा थी। लक्ष्य ने नए विभाग बनाए थे जिनमें नए और पुराने मजदूरों का मिश्रण था। उसे विश्वास था कि पुराने मजदूरों के अनुभव से नए मजदूर जल्दी सीख जाएंगे। उसने कीमिया उद्योग के भीतर 3 विभाग खोले थे। प्लास्टिक निर्माण 100 लोग, मोल्डिंग 400 लोग, स्याही उत्पादन 100 लोग, लेखन सामग्री निर्माण 300 लोग, कागज निर्माण 200 लोग और अभ्यास पुस्तिका बनाना 300 लोग। अब तक लक्ष्य हर मुख्य उत्पादन प्रक्रिया में खुद मौजूद रहता था, लेकिन वो जानता था कि उसके पर्यवेक्षकों और मजदूरों के विकास के लिए उन्हें खुद से काम करना सीखना होगा। उसने उन्हें पूरी प्रक्रिया और सुरक्षा खतरों का विस्तृत विवरण दे दिया था और सख्त हिदायत दी थी कि बिना सुरक्षा उपकरणों के कोई काम नहीं करेगा। लक्ष्य चाहता था कि वे गलतियां करें और देखें कि वे कहां असफल हुए। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर अगर लक्ष्य को केक बनाने की पूरी विधि दे दी जाए तो भी उसे यकीन था कि उसकी पहली कोशिश अच्छी नहीं होगी। अभ्यास से ही इंसान अपनी कला में निपुण होता है। इसीलिए उसने उन्हें अपने बिना ये प्रोजेक्ट शुरू करने की अनुमति दी थी। अब वो उनके फीडबैक देखना चाहता था। उसके सामने 3 प्लास्टिक के कप, 8 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिकाएं रखी थीं। वो उत्पादों को देखकर मुस्कुराया। मुखिया लोकनाथ ने लक्ष्य की सलाह मानकर सबसे पहले प्लास्टिक बनाने से शुरुआत की थी। 1 जून को जब लक्ष्य ने उन्हें ये काम सौंपा तो वे बुरी तरह असफल हुए। जब नैफ्था को तोड़ा जा रहा था तो लोकनाथ और मजदूरों ने उसे बहुत जल्दी निकाल लिया, जिससे इथेन ठीक से नहीं बन पाया और रासायनिक अभिक्रिया अधूरी रह गई। कभी वे उत्प्रेरक डालना भूल जाते। तीसरे दिन विभाग के भीतर लोकनाथ किसी दीवाने की तरह चिल्लाने लगे और मजदूर भी उनके साथ इस पागलपन में शामिल हो गए। वे आखिरकार सफल हो गए थे। वो उनके जीवन का सबसे अच्छा दिन था। स्याही बनाना एक अलग ही चुनौती थी। उन्हें बड़ी मुश्किल से समझ आया कि स्याही के कई प्रकार होते हैं और हर एक का उपयोग अलग होता है, जैसे जलीय कैमरों की तस्वीरों के लिए, पेस्ट इंक कपड़ों और कागज की छपाई बॉल पेन के लिए, तरल स्याही छपाई के लिए, यूवी इंक और लेटेक्स इंक वॉलपेपर और बिजली के प्रिंटर के लिए। एक बार उन्होंने गलती से जलीय स्याही वाले विलायक का उपयोग पेस्ट वाली स्याही के लिए कर दिया। वो पूरी तरह से एक आपदा थी। उन्हें सच में रोना आ गया था। अब लोकनाथ को समझ आया कि लक्ष्य ने प्लास्टिक से शुरुआत करने का सुझाव क्यों दिया था। पेन का बाहरी हिस्सा, उसका ढक्कन और अंदर की पतली नली प्लास्टिक से बनी थी। चूंकि अभी स्याही भरने की कोई स्वचालित मशीन नहीं थी, लक्ष्य ने उनसे प्लास्टिक की सिरिंज और सुइयां बनाने को कहा ताकि नली में स्याही भरी जा सके। कागज बनाना उनके लिए सबसे आसान रहा। इसकी उत्पादन प्रक्रिया बाकी की तुलना में स्वच्छ और सरल थी। आज 10 जून थी और अपने राजा को परिणाम दिखाने का समय आ गया था। आप सभी का अनुभव कैसा रहा? लक्ष्य ने पूरे कमरे और मुखिया लोकनाथ से पूछा। महाराज, पहले हमें समझ नहीं आता था कि आप चीजों को इतने उच्च तापमान पर क्यों रखते हैं, एक मजदूर ने उत्साह से कहा। या इतने कम तापमान पर, दूसरे ने जोड़ा। लेकिन अब हमें समझ आ गया है। महाराज, हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत सी गलतियां की। कभी हमने बहुत ज्यादा एडिटिव्स डाल दिए तो कभी स्याही में बहुत ज्यादा विलायक। हर दिन हम कम से कम 12 अलग अलग परीक्षण करते थे। महाराज, मेरा दिमाग अभी सैचुरेटेड हो गया है। मैंने सही शब्द इस्तेमाल किया। क्या आपने सुना? मैं अब एक जीनियस हूं। अरे तुम तो बस सैचुरेटेड कह रहे हो, मैं तो एक वाक्य में होमोजेनाइज्ड शब्द का उपयोग कर सकता हूं। वे सब हंसने लगे और लक्ष्य के सामने अपने अनुभव शेयर करने लगे। लक्ष्य ने अपने नासमझ मजदूरों को देखा और मुस्कुराया। वे वास्तव में अपनी उपलब्धियों से खुश थे। उन्हें अब खुद के समझदार होने का एहसास हो रहा था। लोकनाथ को भी अब समझ आ गया था कि लक्ष्य की मदद के बिना काम करना कितना कठिन है। जब लक्ष्य काम करता था तो कोई गलती नहीं होती थी। वो पहली बार में ही सब कुछ परफेक्ट कर देता था। वे सोचने लगे कि क्या महाराज वास्तव में इंसान है?
मजदूर अब और भी सतर्क हो गए और प्रक्रिया के बारे में अधिक सवाल पूछने लगे। वे जानना चाहते थे कि कैसे, क्यों, कब और क्या। यही वो प्रभाव था जो लक्ष्य चाहता था। वो उन्हें खुद से सोचने के लिए मजबूर करना चाहता था। नगर परिवार, अब हम क्या करें? जमींदार रॉजर्स ने घबराते हुए कमरे में टहलते हुए पूछा। सत्यानाश हो, ये कैसे हो सकता है? क्या उसके पास कोई बहुत शक्तिशाली सेना है? नगर प्रमुख शैनन ने पूछा। असंभव, रॉजर्स चिल्लाया। नगर प्रमुख शैनन ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। मेरा अंदाजा है कि कमांडर लूसियस ने ही डंबो को मारा होगा। वे आखिर साम्राज्य के सबसे ताकतवर पुरुषों में से एक रहे हैं। डंबो उनका मुकाबला नहीं कर सका होगा। क्या तुमने मुझे गारंटी नहीं दी थी कि ये योजना काम करेगी? शांत हो जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि डंबो को काम पर रखना मेरी इकलौती योजना थी? नगर प्रमुख शैनन ने अपने चेहरे पर एक सिहरन पैदा करने वाली मुस्कान के साथ कहा। जमींदार रॉजर्स ने शैनन की ओर देखा और 2 कदम पीछे हट गए। उस आदमी की मुस्कान किसी की भी चीख निकलवा सकती थी। इस बार कोई गलती नहीं होगी। अगला भाग। क्या बंजरपुर में शिक्षा और उद्योग का विकास लक्ष्य की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? और नगर प्रमुख शैनन की अगली भयानक चाल क्या है? मैं कहानी को शब्दशः जारी रखूंगा। लक्ष्य प्रताप ने सीमेंट के बारीक धूसर कणों को देखा और संतोष की सांस ली। उसने गौर किया कि 2000 से अधिक सीमेंट के ब्लॉक पहले ही बनकर तैयार हो चुके थे। जून महीने की शुरुआत में लक्ष्य ने सीमेंट विभाग बनाया था और उसमें 900 मजदूरों को तैनात किया था। सीमेंट उत्पादन 100 लोग, सीमेंट ब्लॉक मोल्डिंग 800 लोग। जून का महीना बंजरपुर के लिए बहुत व्यस्त रहा। खाद्य उद्योग मसाले और तेल बना रहा था, कीमिया विभाग प्लास्टिक और कागज में जुटा था और निर्माण विभाग ने सीमेंट पर ध्यान केंद्रित किया था। महाराज, क्या आपको लगता है कि हमें अब निर्माण कार्य घरों का शुरू कर देना चाहिए? तिवारी ने उत्सुकता से पूछा। अभी नहीं, कम से कम जुलाई तक इंतजार करो। हमें उसके लिए और लोगों की जरूरत है और कुछ बुनियादी चीजें अभी बनानी बाकी हैं। लक्ष्य जानता था कि बिना पानी, बिजली और हीटिंग के घर बनाना मतलब भविष्य में तोड़फोड़ करना होगा। उसका लक्ष्य था कि वो नवंबर यानी सर्दी से पहले मूल 1500 नागरिकों के लिए आधुनिक घर बना दे ताकि सिस्टम से मेडिकल रिवॉर्ड अनलॉक हो सके। अभी लक्ष्य तिवारी से बात ही कर रहा था कि तभी एक सैनिक भागता हुआ आया। महाराज, एक युद्ध संदेशवाहक आया है। सिस्टम ने लक्ष्य को पहले ही सचेत कर दिया था कि एक घुड़सवार बंजरपुर की ओर आ रहा है। लक्ष्य ने उसे फाटकों पर ही रोकने का आदेश दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति बंजरपुर में हो रहे चमत्कारों को देखे। इस युग में युद्ध की घोषणा का एक तरीका था। शूरवीर बहुत अभिमानी होते थे। वे छिपकर हमला करने से पहले नोटिस भेजते थे ताकि वे अपनी शक्ति सम्मान से साबित कर सकें। वे महिलाओं और बच्चों को मारने में विश्वास नहीं रखते थे, इसीलिए वे पहले सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करने का मौका देते थे। संदेशवाहक बोमन पिछले 30 मिनट से फाटकों पर खड़ा धूप में तप रहा था और गुस्से से पागल हो रहा था। वो नगर प्रमुख शैनन का दूसरा आधिकारिक संदेशवाहक था। इस बंजर जगह के लोग मुझे इतनी देर इंतजार करवाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं, उसने सोचा। तभी उसने देखा कि 3 घुड़सवार उसकी ओर आ रहे हैं। सबसे आगे एक 15 साल का लड़का यानी लक्ष्य अपनी काली घोड़ी पर शान से सवार था। बोमन ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। जैसे ही लक्ष्य पास पहुंचा, बोमन ने बिना किसी औपचारिकता के एक पत्र लक्ष्य की ओर फेंक दिया। ये लो, इसे जल्दी पढ़ो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, बोमन ने उपहास करते हुए कहा। फाटकों पर खड़े शूरवीर ये देखकर आग बबूला हो गए कि ये मामूली आदमी उनके राजा से ऐसे बात कर रहा है। पढ़ने के लिए बचा ही क्या है, बस सरेंडर कर दो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे 330 थके हुए शूरवीरों के पास कोई मौका है? अगर सरेंडर किया तो शायद हमारे नगर प्रमुख तुम्हें और तुम्हारे लोगों को गुलाम बनाकर जिंदा रखेंगे। जल्दी करो। लक्ष्य ने अपनी भौएं सिकोड़ी और पत्र को बिना पढ़े वापस उसकी ओर फेंक दिया। मुझे इसे और देखने की जरूरत नहीं है, मेरा जवाब ना है। लक्ष्य का स्वर बर्फ जैसा ठंडा था। बोमन खिलखिलाया। मैंने सुना था कि हमारा निर्वासित राजकुमार थोड़ा मूर्ख है, पर तुम तो निपट बेवकूफ निकले। 3 घंटे में मेरे मालिक यहां पहुंचेंगे और तुम सबका सिर कलम कर देंगे। क्या तुम्हें अपनी मां की भी परवाह नहीं है? अगर उसे बचाना चाहते हो तो इस कागज पर दस्तखत कर दो, वरना उस रखैल के साथ जो होगा उसका जिम्मेदार कोई और नहीं। धाड़। इससे पहले कि लूसियस कुछ कर पाते, लक्ष्य ने बिजली की फुर्ती से बोमन के जबड़े पर एक जोरदार मुक्का चढ़ा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। बोमन का मुंह खून से भर गया और वो पागल कुत्ते की तरह चिल्ला उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? कचरे के ढेर, तुम अब कोई राजकुमार नहीं हो और वो रखैल मां तुम्हारी। धपक। लक्ष्य ने उसे दोबारा मारा। इस बार बोमन के मन में खौफ बैठ गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम संदेशवाहक को नहीं मार सकते, यह साम्राज्य के लॉ के खिलाफ है। बोमन 2 कदम पीछे हटा।
लक्ष्य ठंडी मुस्कान के साथ उसके करीब आया। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि बंजरपुर अब साम्राज्य का हिस्सा नहीं है क्या? बोमन पसीने से तरबतर हो गया। तुम पागलपन मत करो, शैनन के यहां पहुंचने से पहले दस्तखत कर दो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। लक्ष्य की आंखों में मारने की मंशा जाग उठी। तो तुम चाहते हो कि मैं अपने लोगों को तुम्हारे मालिक का गुलाम बनने दूं? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अपने मालिक से कह देना कि मेरा जवाब ना है। मेरे 330 सैनिक तुम सबको धूल चटाने के लिए काफी हैं। अब दफा हो जाओ यहां से। गोंग गोंग गोंग। सैन्य किले के भीतर घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। सभी सैनिकों को इन लगातार बजने वाली घंटियों का मतलब पता था। अपने प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सीखा था कि यदि घंटी 5 मिनट से अधिक समय तक बजती है तो ये हर सैनिक के लिए गेट पोस्ट के सामने इकट्ठा होने का संकेत है। जो लोग कसरत कर रहे थे उन्होंने तुरंत लोहे के भार छोड़े और मध्य क्षेत्र की ओर भागे। जो सो रहे थे उन्होंने अपनी आंखें खोली और बिस्तरों से कूद पड़े। जो पढ़ रहे थे उन्होंने अपनी किताबें बंद की और उन्हें जल्दी से अपने लॉकर में रख दिया। विशाल लोहे की घंटी इतनी जोर से बज रही थी कि उसे हर कोई सुन सकता था। हर कोई शहर के फाटकों की ओर तेजी से दौड़ा। ये युद्ध का समय था। सब फाटकों के पास जमा हो गए और महत्वपूर्ण समाचार का इंतजार करने लगे। लक्ष्य ने अपने आदमियों को देखा और वो प्रभावित हुआ। वे सभी शांति से 30-30 कतारों में खड़े थे। इस समय अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सबको सुनाई देती। आज एक दुश्मन बंजरपुर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मुझे उन्हें बहादुर कहना चाहिए या कोरा बेवकूफ। लक्ष्य की आवाज गूंजी। आप सभी दिन रात प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि अनुकरणीय सैनिक बन सकें। आप इस दुनिया के कई सैनिकों से अधिक शक्तिशाली हैं और मुझे अब तक आपके कौशल पर पूरा भरोसा है। दुश्मन के पास चाहे कितने भी शूरवीर क्यों न हो, वे आज की लड़ाई हार जाएंगे। मैं आप सभी को शूरवीरों और सैनिकों के बीच का असली अंतर दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि आप शूरवीरों से बेहतर क्यों हैं। आज मैं पूरी दुनिया को बंजरपुर की सेना की ताकत दिखाऊंगा। अब अपनी पहली लड़ाई जीतने का समय आ गया है। बंजरपुर के लिए, बंजरपुर के लिए, सैनिकों ने दहाड़कर जवाब दिया। लक्ष्य ने योजना बनाई थी कि वो इस युद्ध को जीतने के लिए केवल अपने मूल 330 सैनिकों का उपयोग करेगा। वो उन्हें दीवारों पर लगी सभी तोपों पर तैनात करेगा ताकि वे दुश्मनों से निपट सकें। कुछ सैनिक उत्साहित थे तो कुछ ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वे युद्ध कैसे जीतेंगे। बाकी सैनिक शहर की दीवारों से युद्ध को देखने के लिए रुक गए। पिछली बार जब लक्ष्य ने तोप का परीक्षण किया था तो 90% नए रंगरूट वहां नहीं थे। हालांकि उन्होंने कुछ वारंट ऑफिसरों को अभ्यास करते देखा था, फिर भी उन्हें यकीन नहीं था कि एक तोप वास्तव में दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। लक्ष्य इस अवसर का उपयोग तोपों की शक्ति और विनाश क्षमता को साबित करना चाहता था। इंतजार के दौरान लक्ष्य ने हर तोप के पास बारूद के बोरे रखाए। उसने सैनिकों को युद्ध की रणनीति समझाई और बताया कि हर तोप का निशाना कहां होना चाहिए। वो नहीं चाहता था कि उसके आदमी बिना किसी लक्ष्य के गोलियां चलाएं। नगर प्रमुख शैनन ने अपने प्लान बी के रूप में अपने क्षेत्र से 11,500 शूरवीरों को इकट्ठा किया। 11,500 शूरवीरों के साथ किसी भी तरह से वे केवल 330 शूरवीरों से नहीं हार सकते थे, चाहे कमांडर लूसियस बीच में आए या नहीं। हर कोई जानता था कि लक्ष्य के पास कितने कम सैनिक थे। शैनन के लिए यह युद्ध एक तरफा कत्लेआम से कम नहीं था। अगर लक्ष्य शांति से आत्मसमर्पण भी कर देता तब भी वो उसे मार डालता। उसने शहर के सभी लोगों को मारने की योजना बनाई थी। उसे यकीन था कि अगर तिवारी को खदानों के बारे में पता है तो मजदूरों को भी पता होगा। समस्याओं को जड़ से खत्म करना ही बेहतर है। सबको मार दो। मरे हुए लोग कभी राज नहीं खोलते। नगर प्रमुख के रूप में वो केवल 6,000 शूरवीरों का हकदार था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने अपने क्षेत्र के जमींदारों से चुपके से शूरवीर छीन लिए थे और अब उसके पास गुप्त रूप से 12,000 शूरवीर थे। उसने 500 आदमियों को रिवरडेल में रखा और बाकी सभी को बताया कि वे राजधानी जा रहे हैं। जमींदारों और किसी को नहीं पता था कि बाकी 11,500 आदमी कहां जा रहे हैं। अधिकतर लोगों ने सोचा कि शायद राजा का कोई गुप्त संदेश आया है। 1 महीने पहले उसे राजा एलेक का पत्र मिला था जिसमें डेफेरस राज्य के साथ आगामी युद्ध की बात थी। उसे अपने सैनिकों को राजधानी ले जाने का काम सौंपा गया था। उसने तय किया कि वो इस अवसर का उपयोग लक्ष्य पर हमला करने के लिए करेगा ताकि किसी को उस पर शक ना हो। ये एक आदर्श योजना थी। जब वो पहले से ही राजधानी के रास्ते में था तो लक्ष्य की मौत के लिए उस पर कौन शक कर सकता था। जब 11,500 शूरवीर शहर छोड़ रहे थे तो वे भी उलझन में थे। वे पहले ग्रीनलैंड शहर की दिशा में निकले, लेकिन दलदलों से होते हुए वापस बंजरपुर की ओर मुड़ गए। शैनन ने उनसे कसम खिलाई थी कि अगर किसी ने इस युद्ध की जानकारी लीक की तो उनके परिवारों को जिंदा जला दिया जाएगा। मजदूरों को अपने बच्चों और पत्नियों की जान का डर था, इसलिए उन्होंने चुप रहने की कसम खाई। नगर प्रमुख शैनन, जमींदार रॉजर्स और शूरवीरों ने बुरी तरह घायल बोमन को अपनी ओर आते देखा।
मेरे मालिक, आपको मुझे न्याय दिलाना होगा, बोमन चिल्लाया। सबने उसके सूजे नीले गालों को देखा और अंदाजा लगा लिया कि उसके साथ क्या हुआ है। मुझे विस्तार से बताओ क्या हुआ, शैनन ने कहा। मालिक, वे आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे। उस छोकरे ने कुछ भी दस्तखत करने से मना कर दिया। ऐसा लगता है कि वे आपके गुलाम बनने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। बोमन की मनगढ़ंत कहानी सुनकर अब शूरवीरों में लड़ने का जोश आ गया। शूरवीर होने के नाते वे बिना किसी ठोस कारण के अपनी तलवारें नहीं उठाते। उन्हें यकीन करना था कि जिस शहर पर वे हमला कर रहे हैं वे उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। ये ठीक वही कारण था जिसकी वजह से शैनन ने बोमन को भेजा था, ताकि वो आदमियों को लड़ने के लिए उकसा सके। एक बार जब वे जीत जाएंगे तो ये शहर के हर व्यक्ति को मारने का एक सही बहाना होगा। आखिरकार उसने लक्ष्य को महिलाओं और बच्चों को बचाने का विकल्प दिया था, लेकिन लक्ष्य ने मना कर दिया। ये शैनन के लिए एकदम सही स्थिति थी। वो मूर्ख है। चूंकि वो चीजों को मुश्किल बनाना चाहता है तो हम भी उसके साथ वैसा ही खेल खेलेंगे। शैनन ने अपनी तलवार मयान से निकाली। नगर प्रमुख शैनन ने जब अपने शूरवीरों की ओर देखा तो उनके चेहरे पर एक खूनी मुस्कान फैल गई। उनके शूरवीर किसी नरक के गड्ढे से निकले हुए राक्षसों जैसे दिख रहे थे। विशाल मांसपेशियां और वर्षों का क्रूर अनुभव। शैनन ने उनके साथ कई सीमावर्ती युद्ध लड़े थे और रिवरडेल का विस्तार किया था। वे शूरवीर अभिमानी थे, लेकिन शैनन के सामने वे डर के मारे कांपते थे, क्योंकि वह लोहे के हाथों से शासन करने वाला एक क्रूर व्यक्ति था। शैनन ने राजा एलेक की नजरों से बचकर गुप्त रूप से अपनी सेना तैयार की थी। वह जब भी राजधानी जाता केवल अपने 40% सैनिकों को साथ ले जाता, ताकि राजा को उसकी बढ़ती ताकत पर शक न हो। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी ये अजेय टीम बंजरपुर को चींटी की तरह कुचल देगी। मालिक, हम 1 घंटे में बंजरपुर पहुंच जाएंगे। क्या हमें आज रात आराम करके कल सुबह हमला करना चाहिए? उसके सेनापति ने पूछा। क्या इतने अदने से शहर को हराने के लिए हमें बाहर सोने की जरूरत है? हम दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे, आधे घंटे का आराम करेंगे और हमला शुरू करेंगे। आज रात मैं वापस रिवरडेल में अपने बिस्तर पर सोना चाहता हूं, शैनन ने आदेश दिया। जमींदार रॉजर्स ने सावधानी बरतने की सलाह दी, लेकिन शैनन ने उपहास करते हुए कहा, उसके पास केवल 330 शूरवीर हैं, वह क्या कर लेगा? शैनन के मन में बड़े सपने थे। राजा ने उसे सीमावर्ती युद्ध में मदद के लिए बुलाया था। वह चाहता था कि युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करके वह राजा से इनाम के तौर पर पूरे पश्चिमी क्षेत्र का नियंत्रण मांग ले। वहां कोई राजकुमार नहीं था, इसलिए वह वहां का छोटा राजा बन सकता था और बाद में उस क्षेत्र को साम्राज्य से अलग भी कर सकता था। वह बचपन से राजा एलेक का पिछलग्गू बनकर थक चुका था। जब वे जंगल से बाहर निकले तो उन्हें फाटकों के सामने एक विशाल मैदान दिखाई दिया और शहर की दीवारों पर कुछ धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। शैनन की सेना ने वहीं रुककर आराम करना शुरू किया। मालिक, वे हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये अजीब है, वे फाटकों के बाहर खड़े होने के बजाय दीवारों से क्यों देख रहे हैं? क्या वे पहले ही हार मान चुके हैं? सेनापति ने उलझन में पूछा। मैंने सुना था कि वह राजकुमार मूर्ख है, पर इतना बड़ा बेवकूफ, ये किस तरह की युद्ध नीति है? क्या उसके शूरवीरों ने उसे कुछ नहीं सिखाया? एक और शूरवीर ने हंसते हुए पूछा। जमींदार रॉजर्स को डर था कि कहीं ये कोई जाल ना हो, लेकिन शैनन ने अपनी भौएं सिकोड़ी और संदेशवाहक को भेजा। जाओ और उस राजकुमार से कहो कि यह उसका आखिरी मौका है, या तो अभी सरेंडर करो, वरना युद्ध के बाद हर नागरिक उसके साथ मारा जाएगा। शैनन ने संदेशवाहक को दोबारा इसलिए भेजा ताकि उसके सैनिकों को यकीन हो जाए कि लक्ष्य सुलह नहीं चाहता और वे पूरी क्रूरता से लड़े। जब संदेशवाहक वापस आया और उसने लक्ष्य का इनकार दोहराया तो शैनन ने अपनी तलवार हवा में लहराई। सैनिकों, किसी को जिंदा मत छोड़ो, सबको मार डालो, महिलाओं और बच्चों को भी। अब हमला बोल दो। हजारों शूरवीर चीखते हुए बंजरपुर के फाटकों की ओर दौड़े। उन्हें लग रहा था कि वे एक आसान जीत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दीवारों पर खड़ी वो धुंधली आकृतियां असल में तोपों के पीछे खड़े बंजरपुर के प्रशिक्षित सैनिक थे, जो बस एक आदेश का इंतजार कर रहे थे। अगला भाग। क्या शैनन की 11,500 की सेना तोपों के गोले झेल पाएगी? और जब पहली बार बंजरपुर की तोपें आग उगलेंगी तो रणभूमि का नजारा क्या होगा? अब्राहम उन वारंट अधिकारियों में से एक था जो लक्ष्य प्रताप के साथ बंजरपुर आए थे। जैसे ही उसने लक्ष्य का युद्ध भाषण सुना, उसका खून खौल उठा। जब वो राजधानी में था तो शक्तिशाली शूरवीर रोज उसका अपमान करते थे। उसे हमेशा लगता था कि वो दूसरों से कमतर है, लेकिन बंजरपुर आने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कमतर नहीं था, बस उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत थी। यहां आकर वो न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हुआ, बल्कि चतुर भी बना। हालांकि उसने पहले कभी युद्ध नहीं देखा था, लेकिन अब वो युद्ध की रणनीतियों और लड़ने की तकनीकों को अच्छी तरह समझता था। उसने देखा था कि उसके राजा अन्य रईसों की तरह नहीं थे। बंजरपुर के लोगों के पास अब पर्याप्त भोजन था और वे आत्मनिर्भर थे। उनके चेहरों की खुशी साफ देखी जा सकती थी।
उसे याद था कि जब वे यहाँ आए थे तो लोग भिखारी जैसे दिखते थे, बदहाल और थके हुए। वो मंजर फिर कभी नहीं देखना चाहता था। अब्राहम के साथ उसकी बहन और पिता भी आए थे। उसके पिता जो राजधानी में चिमनी साफ करने का काम करते थे, अब खाद्य उद्योग में काम करते थे और पहले से कहीं ज्यादा कमा रहे थे। उसकी बहन बच्चों की देखभाल करने वाली बन गई थी और अपने काम से बहुत खुश थी। जब हर कोई संतुष्ट था तो अब्राहम को उस दुश्मन पर गुस्सा क्यों ना आता। बंजरपुर उनका स्वर्ग था और अब एक लालची रईस इसे छीनना चाहता था। अब्राहम ने तय कर लिया था कि वो अपने राजा, अपने परिवार और अपनी धरती के लिए लड़ेगा। जैसे ही संदेशवाहक दूसरी बार वापस गया, अब्राहम को पता था कि अब तबाही शुरू होने वाली है। उसने विशाल तोप को पकड़ा, उसके हाथ पसीने से तरबतर थे और उसका दिल सीने से बाहर आने को बेताब था। क्या युद्ध ऐसा ही महसूस होता है? डरावना, घबराहट से भरा, लेकिन साथ ही रोमांचक। जब दुश्मन 900 मीटर के दायरे में आ गए तो लक्ष्य ने आदेश दिया, निशाना साधे रखें, साधे रखें, आग लगाओ। धूम धूम। युद्ध का मैदान, तबाही का मंजर। मैदान पर मौजूद दुश्मन के शूरवीर पूरी तरह उलझन में थे। क्या ये बिजली की कड़कड़ाहट थी? तपती धूप में आसमान ऐसी आवाज कैसे कर सकता है? उन्होंने आग की लपटें देखीं और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। नगर प्रमुख शैनन ने अपनी रणनीति के अनुसार पहले योद्धाओं को घोड़ों के साथ आगे भेजा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनके घोड़े घबराकर जान बचाकर भागने लगे। अचानक कुछ हवा में तेजी से उड़ा और जमीन से टकराया। धड़ाका। जमीन बुरी तरह कांपी और चारों ओर धूल और पत्थर उड़ने लगे। आगे चल रहे योद्धा पीछे मुड़कर देख रहे थे, जबकि पीछे वाले सदमे में थे। जमीन पर 100 से ज्यादा आदमी और घोड़े गिरे पड़े थे। किसी के कानों और नाक से खून बह रहा था तो किसी के शरीर के अंग कट चुके थे। भगदड़ मच गई। इंसान हमेशा उस चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। कई शूरवीरों को लगा कि उनके पूर्वजों के देवता उनसे नाराज हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा हमला नहीं देखा था, लेकिन इससे पहले कि वो दया की भीख मांगते, उन पर तोप के गोलों की दोबारा बारिश शुरू हो गई। दीवारों पर खड़े नए रकरूट ये देखकर स्तब्ध थे। बारी का मुंह और आंखें फटी की फटी रह गईं। भला कोई इसके खिलाफ कैसे लड़ सकता है, उसने सोचा। दृश्य वाकई भयानक था। तोप के गोलों ने घोड़ों के पैरों को ऐसे काटा जैसे वो घास हों, और सवारों के शरीर किसी फूल की तरह बीच से फट गए थे। ये वही शॉक वेव का इफेक्ट था जो उन्होंने कक्षा में पढ़ा था। भले ही गोला सीधे किसी को ना लगे, लेकिन उसकी लहरों से ही लोगों की जान जा रही थी। सैनिकों को उन लोगों के लिए दुख तो हो रहा था, लेकिन वो जानते थे कि बंजरपुर को सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी है। आखिर ये वही लोग थे जो उन्हें गुलाम बनाने और उनकी महिलाओं बच्चों को मारने आए थे। जैसा उनके राजा कहते थे, हस्ता ला विस्ता। दूसरी ओर नगर प्रमुख शैनन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या उसे इसी हथियार की जरूरत नहीं थी जिससे वो पूरे पश्चिमी क्षेत्र और शायद पूरे आर्यावर्त को जीत सके? उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे वो सोच रहा था, उसका लालच बढ़ रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे ये हथियार चाहिए थे। उसने अपने पीछे हटते हुए सैनिकों को देखा और चिल्लाया, जो कोई भी मैदान छोड़कर भागेगा, मैं उसके परिवार को मार दूंगा। या तो तुम लड़ोगे या तुम्हारा परिवार मरेगा। उसने बंजरपुर की ओर देखा और उसकी आंखों में एक पैनी चमक आ गई। जल्द ही ये सब मेरा होगा। अगला भाग। क्या शैनन की सेना तोपों के खौफ को पार कर फाटकों तक पहुंच पाएगी? और क्या लक्ष्य प्रताप के पास अपनी जीत को पक्का करने के लिए कोई और गुप्त चाल है? जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, नगर प्रमुख शैनन का जुनून और भी गहरा होता गया। ये मुझे चाहिए, हर हाल में ये हथियार मेरे होने चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। उसने शहर की दीवारों की ओर देखा और उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। मुझे यकीन है कि ये धातुओं के मोटे नरीदार तीर हैं, उसने गलत अंदाजा लगाया। इस समय वह अपना मानसिक संतुलन खो रहा था। एक अनुभवी योद्धा होने के नाते उसे लगा कि उसकी बात सही है, इसलिए उसने अपने तीरंदाजों को आगे बढ़ने और उन उड़ती हुई वस्तुओं को अपने छोटे तीर से गिराने का आदेश दिया। धूम! उसका ये विचार पूरी तरह से नाकाम रहा। नहीं, तुम बेवकूफों, क्या तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते? जैसे जैसे उसने रणभूमि का नजारा देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके तीरंदाज उन अजीबो-गरीब गोलों की चपेट में आकर हवा में उड़ गए थे। सन्नाटे के कुछ क्षणों के बाद वह पागलों की तरह हंसते हुए बाल नोचने लगा। हा 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 हा, शानदार, ये तो मेरे पास होने ही चाहिए, वह एक पागल की तरह चिल्लाया। उसके अपने शूरवीरों के लिए भी उसे देखना अब मुश्किल हो रहा था। वह उनकी नजरों में एक खूनी विक्षिप्त लग रहा था। क्या ये वही मालिक था जिसके प्रति उन्होंने वफादारी की कसम खाई थी? युद्ध को शुरू हुए 2 घंटे से कुछ अधिक समय हो चुका था।
नए रिक्रूट ये देखकर चकित थे कि युद्ध कितनी तेजी से उनके पक्ष में मुड़ गया है। उन्हें लगा कि उनके राजा ने युद्ध के एक नए युग की शुरुआत की है। ये शक्ति वास्तव में डरावनी थी। 85% दुश्मन मारे जा चुके थे, जबकि 5% गंभीर रूप से घायल थे। शेष 10% अभी भी अपनी जान बचाने की संघर्ष कर रहे थे। मैदान पर दुश्मनों का गठन पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। धूम! एक और तोप का गोला जमींदार रॉजर्स के बहुत करीब गिरा। आह! मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, ये क्या हो रहा है? रॉजर्स पागलों की तरह गोल गोल घूमते हुए चिल्लाया। तोप के धमाके के आघात ने उसके कान के पर्दे फाड़ दिए थे और खून लगातार बह रहा था। जब उसने पीछे हटकर भागने की कोशिश की तो नगर प्रमुख शैनन ने उसे देख लिया। वह दौड़कर आया और अपनी तलवार रॉजर्स के सीने के पार कर दी। तुम रॉजर्स को विश्वास नहीं हुआ कि उसे शैनन नहीं मार दिया। मरते समय उसने शैनन को अपने ऊपर थूकते हुए सुना, कायर। दीवारों से ये सब देख रहे बंजरपुर के सैनिक शैनन की इस क्रूरता से घृणा करने लगे। अब उन्हें समझ आया कि लक्ष्य प्रताप सबके लिए एक की मानसिकता पर इतना जोर क्यों देते थे। जैसे ही लक्ष्य ने उस पागल नगर प्रमुख को देखा, उसने अपनी रणनीति बदल दी। उसे समझ आ गया कि बाकी बचे शूरवीर केवल इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि शैनन ने उनके परिवारों को बंधक बना रखा था। लक्ष्य ने अपनी सभी तोपों का रुख नगर प्रमुख शैनन की ओर करने का आदेश दिया। इससे पहले लक्ष्य ने सिस्टम से मेमोरी इरेज करने के बारे में पूछा था, लेकिन उसके पास इतने सारे सैनिकों की याददाश्त मिटाने के लिए पर्याप्त अंक नहीं थे। बंजरपुर की सुरक्षा के लिए यह जरूरी था कि इस युद्ध की जानकारी बाहर न जाए। अगर इन लालची रईसों को पता चला कि बंजरपुर के पास ऐसे हथियार हैं तो वे सब यहां टूट पड़ेंगे। इसीलिए दुखद रूप से 98% दुश्मन का मरना ही बंजरपुर की शांति की गारंटी थी। लक्ष्य ने देखा कि मैदान पर लगभग 4000 घोड़े बचे थे, जबकि केवल 200 शूरवीर जीवित थे। शैनन अभी भी पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा था। क्यों? मैं इस छोकरे से कैसे हार सकता हूं? तभी उसने अपनी ओर कुछ बहुत तेजी से आते हुए देखा। आओ, मैं भी देखूं तुम कितने सख्त हो। मैं पश्चिमी क्षेत्र का राजा हूं, कोई मुझे नहीं। धुम! उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही 2 तोप के गोलों ने उसके सीने और पैरों के परखच्चे उड़ा दिए। उसके शरीर के अंग चारों ओर बिखर गए। हमले तुरंत रुक गए। बचे हुए 86 शूरवीर रोने लगे। हम बच गए। उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया और भागने की कोशिश की। जैसे ही वे भागे, लक्ष्य ने सिस्टम के 10% अंकों का उपयोग कर उनकी यादों को बदल दिया। अब उनके दिमाग में ये कहानी थी। उनके मालिक शैनन को राजधानी से बुलावा आया था और रास्ते में 15,000 भाड़े के सैनिकों ने उन पर हमला किया और उनके मालिक को मार दिया। लक्ष्य ने शैनन की लाश से राजा का वह पत्र भी प्राप्त कर लिया जिसमें उसे राजधानी बुलाया गया था। अब कोई भी बंजरपुर पर शक नहीं करेगा, क्योंकि बंजरपुर राजधानी के विपरीत दिशा में था। और वैसे भी किसी को विश्वास नहीं होता कि लक्ष्य के पास 15,000 सैनिकों को पैसे देने के लिए इतना धन है। युद्ध समाप्त होने पर लक्ष्य ने उन लाल हो चुके मैदानों को देखा जो कभी हरे भरे हुआ करते थे। ये उसका युद्ध का पहला अनुभव था। कितनी क्रूर दुनिया है! क्या युद्ध के विशेषज्ञ सैनिकों का मैदान को लाल रंग से रंगने का यही मतलब था? लक्ष्य ने एक ठंडी सांस ली। एक तरफ जहां बंजरपुर के सैनिक अपनी पहली जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं सांता के लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो रही थीं। कीडन शहर, करोना साम्राज्य। छोटे मालिक, क्या प्रथम, द्वितीय और तृतीय राजकुमार अभी भी आप पर किसी एक का पक्ष चुनने के लिए दबाव डाल रहे हैं? सांता ने अपनी मेज पर रखे 3 खुले पत्रों को देखा और मुस्कुराया। करोना के वर्तमान राजा अब सिंहासन छोड़ना चाहते थे और अपने किसी बेटे को नया राजा नियुक्त करना चाहते थे। करोना में युवराज जैसी कोई चीज नहीं थी। सभी राजकुमारों के पास राजा बनने का समान अवसर था, बशर्ते उन्हें रईसों और शूरवीरों का पर्याप्त समर्थन मिले। यहां केवल पुरुष रईसों और शूरवीरों को ही वोट देने का अधिकार था। साधारण जनता, किसानों और महिलाओं को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। ये प्रक्रिया 3 चरणों में होती थी: मतदान, अदालती परीक्षण और शपथ। मतदान के बाद एक निश्चित दिन पर सभी रईस अदालत में बैठते थे। वे उस राजकुमार के पीछे वाली कुर्सियों पर बैठते थे जिसका वे समर्थन करते थे। परीक्षण के दौरान राजा अपने बेटों से सवाल पूछते थे, जैसे वे साम्राज्य की रक्षा कैसे करेंगे या जनता के लिए क्या करेंगे। अगर कोई रईस किसी दूसरे राजकुमार के भाषण से प्रभावित होता तो वह अपनी जगह बदलकर उस राजकुमार की तरफ जाकर बैठ जाता था। राजा ऐसे उत्तराधिकारी को नहीं चाहते थे जो जनता के हितों की परवाह ना करे, चाहे उसे कितने ही वोट क्यों ना मिले हों। उन्हें एक ऐसा राजा चाहिए था जो दुश्मनों के प्रति क्रूर और अपनी प्रजा के प्रति समर्पित हो। वह देखना चाहते थे कि कौन सा राजकुमार अपनी बातों से लोगों की राय बदलने का दम रखता है।
एक कमजोर इच्छा शक्ति वाला राजा विद्रोह का कारण बन सकता था। सांता जानता था कि वर्तमान उम्मीदवारों में से कोई भी इस पद के योग्य नहीं था। वे सभी अभिमानी, लालची और स्वार्थी थे। हालांकि ये प्रक्रिया निष्पक्ष दिखती थी, लेकिन असल में ये खून खराबे और रिश्वतखोरी से भरी थी। राजकुमार रईसों को डरा धमकाकर या पैसे देकर अपना पक्ष चुनने पर मजबूर करते थे। ज्यादातर रईस परिवार सुरक्षित रहने के लिए अलग अलग राजकुमारों को वोट देते थे, पिता पहले को, बेटा दूसरे को, ताकि जो भी जीते उनका परिवार सुरक्षित रहे। सांता वोट नहीं देना चाहता था क्योंकि उसके पिता और भाइयों ने पहले ही सभी राजकुमारों को कवर कर लिया था। लेकिन ये राजकुमार उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पिछले 1 महीने से वे उसे परेशान कर रहे थे। जब सांता ने किसी का पक्ष नहीं लिया तो इन राजकुमारों ने पूरे कोरोना में उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। पिछले 2 हफ्तों में उसकी 3 दुकानों में आग लगा दी गई, कुछ को लूट लिया गया और उसके कर्मचारियों को रोजाना डराया धमकाया जाने लगा। चूंकि उसकी दुकानें बाहर से पत्थर की बनी थीं, इसलिए हमलावरों ने गार्डों को बेहोश कर सामान और अंदर के लकड़ी के ढांचे को जला दिया। भाग्य से सांता का 95% माल उसकी हवेलियों में सुरक्षित रहता था। वह दुकानों में केवल 1 सप्ताह का स्टॉक ही रखता था ताकि चोरी या आगजनी से ज्यादा नुकसान न हो। दिन के अंत में सारा पैसा हवेली पहुंचा दिया जाता था। सांता के पास पूरे कोरोना में 9 बड़ी हवेलियां थीं और उसका कारोबार पूरे महाद्वीप में फैला हुआ था। कोरोना से उसे अपनी कुल संपत्ति का 20% मिलता था, इसलिए इन छिटपुट घटनाओं से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हाल ही में ये राजकुमार अपनी हदें पार कर रहे थे। यही कारण था कि इस बार सांता खुद लक्ष्य से मिलने बंजरपुर नहीं जा सका और उसने अपने अधीनस्थों को भेजा। अब परीक्षण शुरू होने में केवल 5 दिन बचे थे। इस बार कितना नुकसान हुआ? सांता ने पूछा। छोटे मालिक, उन्होंने कुछ गैंग के गुंडों को भेजकर हमारे कर्मचारियों को पिटवाया है, उसके सबसे भरोसेमंद अधिकारी वेन ने घबराते हुए जवाब दिया। क्या तुमने घायलों को हकीम के पास भेजा? हाँ मालिक, लेकिन एक और समस्या है, वेन ने आगे बताया। 3 युवक आए और कहा कि वे हमारे उत्पाद देखना चाहते हैं। फिर एक ने कुछ खरीदा और उसे खाने लगा। तुरंत ही वे खांसने लगा और मरने का नाटक करने लगा। तभी जुबा गिरोह के लोग आ गए और चिल्लाने लगे कि हम जहरीला सामान बेच रहे हैं। उन्होंने हमारे स्टाफ को बहुत पीटा। अब लोगों को लग रहा है कि हमारा सामान जहरीला है। हमारी साख दांव पर है मालिक। सांता ने जरूरत से ज्यादा परेशान होने वाले वेन को देखा और अपनी हंसी नहीं रोक सका। मालिक, ये मजाक नहीं है, अब हम क्या करेंगे? वेन ने लाचारी से सांता की ओर देखा। उसे लगा कि उसके मालिक कभी गंभीर क्यों नहीं होते। वेन, शांत हो जाओ, सांता ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। वेन हमेशा छोटी बड़ी बातों पर घबरा जाता था और कभी कभी तो सोता भी नहीं था। सांता उन चीजों की चिंता नहीं करता था जो हो चुकी थीं, वह हमेशा भविष्य की सोचता था। वेन, तुम मुझे कब से जानते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली चीजें मुझे प्रभावित करेंगी? लेकिन वेन रुका और उसकी आंखें चमक उठी। मालिक, क्या आपके पास कोई योजना है? तुम्हें क्या लगता है? सांता ने एक रहस्यमयी मुस्कान से कहा। अगला भाग। सांता इन राजकुमारों और गुंडों को कैसे सबक सिखाएगा और क्या बंजरपुर से मिले विशेष सामान का उपयोग वह अपनी साख बचाने के लिए करेगा? आर्यावर्त का शाही महल, राजा एलेक बान का दरबार। एलेक बान ने अपने मंत्रियों की ओर देखा और उसे उन पर वाकई बहुत निराशा हुई। वो जानता था कि उसके दूसरे और तीसरे बेटे कुंवर और जयराज ने इन मंत्रियों को रिश्वत दी है, लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे राजा के आदेश की अवहेलना करें? एलेक खुद एक बेहद शातिर और धूर्त व्यक्ति था, इसलिए वो अपने दोनों बेटों की चालाकी को आसानी से समझ सकता था। उसकी नजरों में उसका एकमात्र अच्छा बेटा एली था। जहां कुंवर और जयराज उसके लिए मुसीबतें खड़ी करते थे, एली हमेशा शांत और निर्दोष बना रहता था। लेकिन एलेक को यह नहीं पता था कि उसका ये मासूम बेटा अपनी भावनाओं और साजिशों को छिपाने में सबसे माहिर था। एली निस्संदेह अपने भाइयों में सबसे खतरनाक था। एलेक और एली पर इसलिए भरोसा था क्योंकि वो पहले से ही युवराज था। उसे बिना बात मुसीबतें ढूंढने की जरूरत नहीं थी। मन ही मन एलेक इस बात से खुश भी था कि उसके बेटों ने खुलेआम उसकी सत्ता को चुनौती दी है, बजाय इसके कि वे अपने भाई की हत्या की कोशिश करें। वो मानता था कि उसके बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं थी जितनी उसमें थी। उसे पूरा यकीन था कि वे एक दूसरे का कत्ल कभी नहीं करेंगे। क्या उसे अपने परिवार के साथ किए गए कृत्य पर कोई पछतावा था? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़े राजकुमार के रूप में युवराज बनना उसका अधिकार था, लेकिन उसके पिता ने यह पद उसके छोटे भाई ओडेन को दे दिया। वो इसे कैसे बर्दाश्त करता? वो बचपन से ही ओडेन से नफरत करता था। ओडेन पढ़ाई और युद्ध कला दोनों में अव्वल था
और प्रजा उसे पागलों की तरह प्यार करती थी। एलेक की नजरों में ओडेन एक मूर्ख था। भला एक राजकुमार बाजार में जाकर उन घिनौने गरीबों की मदद कैसे कर सकता है, या किसी घायल का इलाज कैसे कर सकता है? एलेक जानता था कि आज भी उसकी प्रजा उससे प्यार नहीं करती, बल्कि केवल उससे डरती है। उसके भाई ओडेन की यादें आज भी उनके दिलों में जिंदा थीं। एलेक को अपनी पुरानी बातें याद आईं, जिस दिन उसने अपने पिता अगस्तस और भाई ओडेन को मारा था। उसने ओडेन को मारने जाने से ठीक पहले अपने पिता की शराब में जहर मिला दिया था। ओडेन को मारने के बाद वो वापस आया और अपने मरते हुए पिता के मुंह पर थूका। उसने बूढ़े राजा के सामने अपना अपराध कबूल किया और अगस्तस की आंखों में आंसू और पछतावा देखते हुए उसने दम तोड़ दिया। अंत में एलेक की जीत हुई थी। तब से लेकर आज तक एलेक ने हर उस रईस को मार डाला जिसने उसका विरोध किया। वो एक क्रूर तानाशाह था जिसके शब्द ही कानून थे। लेकिन अब ये मंत्री उसे एली के बारे में अपनी राय बदलने के लिए कह रहे थे। असंभव। महल की राजनीति के अलावा अब एलेक अपनी पहली और दूसरी पत्नी से भी घृणा करता था। उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने अपना आकर्षण खो दिया था। इस युग में दुबला होना फैशन में था और उसकी पत्नियां अब मोटी और बेढंगी यानी कर्वी हो गई थीं। इसलिए उसने महल में 3 जवान रखैले रख ली थीं। वो इतना शातिर था कि उसने राजवैद्य से ऐसी दवाएं बनवाई थीं जो इन लड़कियों को धीरे धीरे बांझ यानी बैरन बना दें, ताकि किसी नीच रखैल से उसका बच्चा पैदा न हो। उसे तो लक्ष्य प्रताप की मां के साथ हुए प्रकरण से ही काफी बदनामी झेलनी पड़ी थी। महाराज, मुझे वास्तव में लगता है कि राजकुमार कुंवर सिंहासन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। नहीं, राजकुमार जयराज सर्वश्रेष्ठ है। कुंवर, जयराज। दरबार में बहस छिड़ गई। एलेक अपनी कुर्सी पर बैठा उन्हें देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि उठकर सबके सिर फोड़ दे। इन्होंने खुद को साबित कब किया? मैंने तो इनके कोई चमत्कार नहीं देखे, उसने सोचा। तो क्या मेरे बेटे एली का समर्थन करने वाला यहां कोई नहीं है? एलेक ने ठंडी आवाज में पूछा। मंत्री डर के मारे कांपने लगे। महाराज, ऐसा नहीं है कि हम राजकुमार एली का समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन प्रजा चाहती है कि कोई और राजकुमार युवराज बने। हाँ महाराज, राजकुमार जयराज गरीबों को खाना और पैसा देते हैं और कुंवर अस्पतालों में लोगों का हालचाल पूछते हैं। धांक। एलेक ने गुस्से में अपनी कुर्सी के हत्थे पर हाथ मारा। तो तुम सब मुझे ये बता रहे हो कि राजा एलेक बान ने जिसे चुना है वो शासन करने के योग्य नहीं है? एलेक की आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। तुम सब जो चाहो कहो, मेरी पसंद हमेशा राजकुमार एली ही रहेगी। जो सहमत नहीं है वो अपनी जान मुझे सौंप सकता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब डर के मारे झुक गए। डर ही एकमात्र तरीका था जिससे एलेक उन्हें कंट्रोल कर सकता था। अब आगामी मिशनों के बारे में बात करते हैं। तुम काम को कैसे विभाजित करना चाहते हो? महाराज, अब तक हम सीमा पर 5 शहर खो चुके हैं। हमारा प्रस्ताव है कि तीनों राजकुमार एक एक शहर जाएं और उन्हें वापस जीतें। बाकी 2 शहरों के लिए हमने पश्चिम के नगर प्रमुख शैनन और दक्षिण के नगर प्रमुख बर्रांग को पत्र लिख दिया है। दरअसल मंत्रियों की ये प्लान बी था। उन्हें उम्मीद थी कि अगर दूसरा कोई राजकुमार युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करेगा तो राजा शायद एली को बदल देगा। ठीक है, एलेक ने कहा। प्रत्येक राजकुमार और दोनों नगर प्रमुख शहरों को वापस लेने के मुख्य नेता होंगे। उनके साथ 4 और नगर प्रमुख और उनकी सेनाएं भी मदद करेंगी। लेकिन एक बात साफ कर दूं, अगर वे शहरों को वापस लेने में सफल नहीं हुए तो वे वहीं मर जाएं, वापस ना आएं। मैं अपने साम्राज्य में बेकार लोगों को जीवित रहने की अनुमति नहीं दूंगा। बंजरपुर के उस अप्रिय युद्ध को बीते 3 दिन हो चुके थे। सैनिक अब अपनी सैन्य कक्षाओं को पहले से कहीं अधिक गंभीरता से लेने लगे थे। वे तोपों के दुष्प्रभावों और उससे होने वाली चोटों को गहराई से समझना चाहते थे, ताकि यदि कभी उन पर ऐसे हथियारों से हमला हो तो वे तैयार रहें। उन्होंने अपनी प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड की कक्षाओं पर भी विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया था। जब भी वे दुश्मनों के उस भीषण मंजर को याद करते तो उनके शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। युद्ध के बाद सैनिकों ने सभी तलवारों और ढालों को इकट्ठा किया और उन्हें निर्माण कंपनी को भेज दिया। इन हथियारों को पिघलाकर अन्य उपयोगी चीजें बनाई जानी थीं। लक्ष्य का मानना था कि युद्ध के सभी सबूतों को तुरंत नष्ट कर देना ही बेहतर है। इस युग में ढालों और हथियारों पर उनके क्षेत्रों के निशान होते थे। यदि कोई भविष्य में इन हथियारों को देखता तो वे सवाल उठा सकते थे कि रिवरडेल के हथियार बंजरपुर में कैसे आए। पिछले 3 दिनों में लक्ष्य और सैनिकों ने मैदान में जाकर बिखरे हुए अंगों को साफ किया। उन्होंने कान, आंखें और यहां तक कि कटे हुए पैर भी इकट्ठे किए।
लक्ष्य ने उन सभी अंगों का ढेर लगवाकर एक विशाल चिता में जलवा दिया। चूंकि वे दुश्मन के शूरवीर थे, इसलिए उन्हें यहां दफनाना एक वर्जित कर्म माना जाता था। इस युग के लोगों का मानना था कि ये मृत शूरवीर शक्तिशाली और दुष्ट पूर्वज बन जाएंगे जो बंजरपुर की प्रगति में बाधा डालेंगे। यहां तक कि ये भी माना जाता था कि वे महिलाओं को संतान सुख से वंचित कर सकते हैं या परिवारों को भयानक बीमारियां दे सकते हैं। हालांकि लक्ष्य इन सब अंधविश्वासों में यकीन नहीं रखता था, लेकिन चूंकि उसके सैनिक इसे मानते थे, इसलिए उसने सभी दुश्मन शूरवीरों को जलाने का फैसला किया। जलने के बाद उनकी राख इकट्ठी की गई और उसे बंजरपुर से दूर ले जाकर रिवरडेल शहर के पास जंगल में एक गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। यहां तक कि जिस गाड़ी में राख ले जाई गई थी, उसे भी सैनिकों ने जलाकर दफन कर दिया, ताकि हवा राख को वापस बंजरपुर ना ले आए। सैनिकों का कहना था कि इन मृत शूरवीरों का रिवरडेल को डराना ही बेहतर है, बंजरपुर को नहीं। लक्ष्य अवाक था। उसके सैनिकों ने इस काम के लिए किसी जेम्स बॉन्ड जैसा जासूसी कारनामा कर दिखाया था। जब वे वापस आए तो उनके चेहरे गर्व से चमक रहे थे और वे कह रहे थे, मिशन पूरा हुआ, मिशन अकम्प्लिश्ड। लक्ष्य ने मन ही मन सोचा, इतनी जासूसी की क्या जरूरत थी, और हवा राख को 2.5 घंटे की दूरी तक उड़ाकर वापस कैसे लाएगी? क्या ये लोग कुछ ज्यादा ही वहम नहीं कर रहे? शवों को हटाए जाने के बाद मैदान के गड्ढों को मिट्टी, पत्थरों और घास से भर दिया गया। खून के धब्बों को पूरी तरह साफ करने के लिए लक्ष्य ने ल्यूमिनोल रसायनों का मिश्रण पानी के साथ मिलाकर पूरे मैदान में छिड़क दिया। वो लाल मैदान, जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने केचप की विशाल बोतल छिड़क दी हो, अब फिर से हरा भरा दिखने लगा था। युद्ध का हर निशान मिटा दिया गया था। सफाई के दौरान सैनिकों को शूरवीरों की जेबों और जमीन से काफी सिक्के मिले, जो कुल 21,000 सोने के सिक्कों के बराबर थे। लक्ष्य ने ये धन उन सैनिकों और सफाई कर्मियों में बांट दिया जिन्होंने युद्ध और उसके बाद के काम में मेहनत की थी। जहां तक घोड़ों की बात है, जो मर गए थे उन्हें खाद्य उद्योग भेज दिया गया ताकि उनका मांस नागरिकों को बेचा जा सके। लक्ष्य ने सेना और स्कूलों में मुफ्त मांस भी भिजवाया। उन्होंने 4,319 जीवित घोड़ों को भी प्राप्त किया, जिन्हें ऊपरी क्षेत्र के अस्तबल में भेज दिया गया। अब बंजरपुर में कुल 6,890 घोड़े थे। लक्ष्य ने अस्तबल के लड़कों को आश्वासन दिया कि अगले महीने और मदद भेजी जाएगी। सफाई का काम पूरा होने के बाद लक्ष्य ने अपनी डेट की तैयारी शुरू की। उसे 3 दिन पहले ही लक्ष्मी के साथ बाहर जाना था, लेकिन युद्ध ने सब बिगाड़ दिया था। जब लक्ष्मी को युद्ध के बारे में पता चला तो वो इतनी डर गई कि डेट के बारे में भूल गई थी। उसने घबराकर पूछा था कि क्या दुश्मन बदला लेने आएंगे। लक्ष्य ने उसे कम से कम 10 बार समझाया कि बंजरपुर अब सुरक्षित है, तब जाकर वो शांत हुई। लक्ष्मी अब एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर की तरह व्यस्त रहती थी। वो सुबह जल्दी स्कूल जाती, शोध करती, पढ़ाती और कभी-कभी रात के 8-9 बजे तक वहीं रहती। जब लक्ष्य ने उसकी कक्षाएं कम करने का सुझाव दिया तो उसने साफ मना कर दिया। पढ़ाना अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। रात के 8:30 बज चुके थे और लक्ष्य जानता था कि लक्ष्मी की क्लास खत्म हो गई होगी। वो उसके क्लासरूम के बाहर ट्यूलिप के फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा था, जिन्हें उसने अपने ही महल के बगीचे से चुराया था। लक्ष्य ने चुराया शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जब भी वो बगीचे से फूल तोड़ना चाहता, वे 3 बुजुर्ग लड़ाके उसे टोक देते कि उनकी अनुमति के बिना फूलों को हाथ न लगाया जाए। अब वे उसे छोकरा नहीं बल्कि प्यार से बेटा यानी सनी बॉय कहते थे। जैसे ही क्लासरूम खाली हुआ, लक्ष्य फूलों का गुलदस्ता लेकर अंदर गया और लक्ष्मी को चौंका दिया। अरे भाई लक्ष्य, आप यहाँ कब आए? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? उसने मुस्कुराते हुए फूल उसकी ओर बढ़ाए। ये बहुत सुंदर है। आपको कैसे पता चला कि ये मेरे पसंदीदा है? ये मेरा फर्ज है वाइफी, लक्ष्य ने प्यार से कहा। हमेशा की तरह लक्ष्मी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। लक्ष्य ने उसका हाथ थामा और कहा, चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कहानी में आगे क्या होता है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ।